अस्सलाम वालेकुम जनाब। अमेरिका में ट्रंप के आने की इतनी धूमें नहीं थी जितनी पाकिस्तान में धूमें थीं। शादियाने बजने शुरू हो गए थे ओथ टेकिंग से पहले ही, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक ऐसे इंटरेस्ट का इजहार किया कि यहाँ भी अपनी फैब्रिकेटेड जो न्यूज़ स्टोरीज़ हैं उससे बाज नहीं आए। ऑफ कोर्स द हाईलाइट ऑफ द स्टोरी वाज एक्सपेक्टेड टू बी कि ट्रंप आएगा और अपने यार को रिहा कर जाएगा, लेकिन उसका यार है कौन? क्या उसका कोई यार पाकिस्तान में है? क्या किसी की रिहाई ट्रंप के आने से मुंसलिक है? क्या पाकिस्तान में किसी भी हलके को, किसी भी पाकिस्तानी को बहुत खुशियाँ मनानी चाहिए हैं? क्या ये बहुत रिस्की भी नहीं है कि एक ही शख्स से या एक अमरीकी प्रेसिडेंट से अपनी तमाम उम्मीदें बांधी जाएं? तो जनाब, इससे पहले कि इस तरफ आएँ, लेट्स लुक एट दोज क्रिटिसिजम्स एंड दोज आई सपोज आर्टिकल्स एंड कमेंट्स एंड ट्वीट्स जो कि बड़े सालों से ट्रंप को दुनिया के बेशुमार ऐसे मेल लीडर से मिला रहे हैं जो कि समझते हैं कि एक नई लीडरशिप आई है, स्ट्रॉन्ग, लाउड, रेसिस्ट, बिगेटेड, फैशिस्ट, पॉपुलिस्ट मेल कैंडिडेट्स की। इसमें वो लोग हैं जो कि एंटी ट्रंप हैं या एंटी ट्रंपिज्म के कैंप में हैं, और ऐसे भी हैं जो कि प्रो ट्रंप कैंप में हैं। दोनों सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हैं। तो कहा जाता है ट्रंप, जॉनसन, बोल्सोनारो, बानी चेयरपर्सन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसमें डाले जाते हैं कि दीज आर ऑल दोज मैन जो कि जिनकी ज़बान जो है बहुत हार्श, बहुत लाउड, बहुत विंडिक्टिव, बहुत इंसल्टिंग, बहुत रूड टू सम सेक्ट्स एंड टू सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। लेकिन जब ट्रंप पहले अपने टर्म करने के लिए आए तो हम जैसे कुछ लोगों ने देखा कि सिमिलैरिटी सिर्फ ज़बान और लहजे में हो सकती हैं, लेकिन एक्शंस में सिमिलैरिटीज़ नहीं थी, डिफरेंसेस ज़्यादा थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रंप जब अपनी पहली टर्म में आए तो एक तो वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर नहीं आए थे। दूसरा ये कि ट्रंप ने आने से पहले और आने के बाद वॉर मंगरिंग तो बहुत की, बहुत ऐसी बातें की जिससे दुनिया बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। एवरीवन वाज एन एज कि ये कहीं यहाँ वॉर वहाँ वॉर ना करें। लेकिन जब हमने उनको पहली टर्म में देखा तो हमने देखा कि कोई ऐसा कदम उन्होंने नहीं उठाया, बल्कि जगह जगह दोस्ताना ताल्लुकात ही बनाए, चाहे वो MBS हों या वो मोदी साहब हों। हर जगह उन्होंने बहुत दोस्ती की पींगें बढ़ाई और टू सम एक्सटेंट उसको बड़ा लोगों को बड़ा बकअप भी किया। ऑल्सो he was the only US president who did not take the US to war। यानी कि US पहली बार ट्रंप की प्रेसिडेंसी में कहीं एडवेंचरिज्म, कहीं इंटरवेंशन टैक्टिक्स, कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं गई, एज अपोज टू बराक ओबामा। बराक ओबामा जो कि लबो लहजे से बहुत एलिगेंट और सॉफ्ट स्पोकन, अ विजन ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स, यानी कि मगरबी ममालिक जो अपना महज़ब, तहज़ीब याफ्ता जमहूरी रवैया दुनिया को दिखाना चाहती है, वो बराक ओबामा उसका मुजस्समा दिखाई दिए। लेकिन उनके टाइम में OBL भी हुआ, उसामा बिन लादेन के ऊपर जो ऑपरेशन हुआ वो उन्होंने एक सॉवरन स्टेट यानी पाकिस्तान में आके करवाया, और उसकी वजह से उनकी प्रेसिडेंसी बच भी गई और एक और टर्म भी मिल गई। इसके अलावा सीरिया, नॉन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट हैपेंड ऑन ओबामाज वॉच, लेकिन लोग यानी दुनिया उसको वॉर को या ड्रोन अटैक्स को या कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन को या किसी सॉवरन स्टेट को अटैक करने के साथ बराक ओबामा का नाम नहीं जोड़ती। तो एक तो ये बात हुई कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर नहीं आए ट्रंप,
ना इस बार ना पहली बार। दूसरा ये कि जो वो वॉर मंगरिंग और जो सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं जब वो पावर में आते हैं, तो एक्चुअली डिप्लोमेसी उनकी इतनी बुरी नहीं, एज अपोज टू जो कि पीटीआई के टेन्योर में पाकिस्तान में हुआ। तो ये एक डिफरेंस हो गया। तीसरी बड़ी बात जो इस बार हमने देखा वो ये कि जिस वोट बैंक को उन्होंने अपील किया, चाहे मुझे और आपको वो अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जिस वोट बैंक के बलबूते पर वो आए, उसकी जो ख्वाहिशात थे पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने उनको कंफर्म किया। वी माइट थिंक इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, लेकिन उन्होंने कहा जी 2 जेंडर्स, दैट्स इट। दैट वॉज वन ऑफ हिज इलेक्शन प्रोमिसेस के मैं ये करूँगा। ये जो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं दुनिया में, मैं इसके ख़िलाफ़ एक्शन लूँगा। दिस वॉज अ ह्यूज रीज़न दैट ट्रम्प वॉज वोटेड इन। इसके अलावा आपने इनॉग्रेशन देखी होगी उनकी, और एक एस्टिमेट के मुताबिक ओवर $1 ट्रिलियन वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज। इतने एंटरप्रेन्योर्स, बल्कि CEOs, वो भी नहीं, टेक CEOs, ऑल ऑफ देम। फ़र्क यहाँ पे क्या है? फ़र्क ये है कि फ्रेंड्स को तो वो लेके आए, ये भी डिबेटेबल है कि वो फ्रेंड्स को लेके आए कि फ्रेंड्स उनको लेके आए, और क्या वो वाकई फ्रेंड्स थे या इनके आपस में मफाद जुड़े हुए हैं। लेकिन जिन लोगों ने उनकी इलेक्शन कैंपेन में या उससे पहले उनको सपोर्ट किया, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क ने तो पूरा का पूरा ट्विटर ही ख़रीद डाला और उनको वो फ्रीडम दी जो कि फ्रीडम ट्रम्प से एक और प्लेटफॉर्म ने छीनी हुई थी। तो जब उन्होंने ये सपोर्ट दी तो ट्रम्प रिटर्न द फेवर और आपको वो सपोर्ट वापस रेसिप्रोकल एक्शन नज़र आया कि इलॉन मस्क को फिर वो सपोर्ट मिली। इसी तरह जो भी उनके साथ खड़ा रहा, जिसने भी उनकी इलेक्शन कैंपेन को, उनकी कैंडिडेसी को और उनके मुश्किल वक्त में उनको सपोर्ट दी, उन सबको उन्होंने इनॉग्रेशन स्टेज पे दिखाया, उनको साथ लेके आए। बल्कि आने से पहले, ओवरटेकिंग से पहले, उन्होंने एक महकमा डोज के नाम से बना दिया और वहाँ अपने इन तमाम जो वेल विशर्स, फाइनेंसियर्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम, उनको वहाँ लाके खड़ा कर दिया। फ़र्क ये है कि उनके जो दोस्त और अहबाब थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, ट्रम्प ने उनको बैकस्टैब और डिच नहीं कराया। ये नहीं कि CM के ख्वाब किसी को दिखाए और बना किसी और को CM दिया। साथ ही साथ जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और जिनको उन्होंने वापस सपोर्ट दी, वो कोई शुगर माफिया, कोई लैंड ग्रैबर नहीं था, वो टेक जायंट्स हैं। वो ना सिर्फ ट्रम्प की ऑफिस में आने से उनको कोई फ़ायदा होगा, वो पहले से अपना और अपनी टेक कंपनीज़ का, अपने पर्सनल करियर्स का भी फ़ायदा उठा रहे थे और फ़ायदा कर रहे थे। और US की जो एक एक्सपेंशन है वो फिज़िकल बॉर्डर से बढ़कर एक टेक एक्सपेंशन थी। ये सारे वो टेक जीनियसेस या टेक ओलिगार्क्स हैं जिनके ऊपर दुनिया चल रही है। जेफ बेजोस के ऊपर आधे से ज़्यादा पाकिस्तान अमेज़ॉन और ई-कॉमर्स उनकी वजह से करना चाहता है। इलॉन मस्क टेस्ला हमें दे चुके हैं। पेपैल, जो हम तरस रहे हैं कि पाकिस्तान आ जाए पेपैल, वो भी इलॉन मस्क की देन है। एंड दीज आर जस्ट 2 ऑफ द नेम्स। इसके अलावा टिकटॉक, जो कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट या जो डीप स्टेट है अमेरिका की, उसके बड़े कंसर्न्स थे टिकटॉक के ऊपर कि टिकटॉक के CEO की चाइना के साथ क्या कनेक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। आप सब ने शायद वो वीडियो देखा हो जिसमें उनको बड़ा ग्रिल किया जा रहा है कि क्या आपका चाइना से कोई ताल्लुक़ है, क्या आप ये हैं वो हैं। उनको भी आपने, टिकटॉक के CEO को भी आपने, एज ट्रम्प हैड प्रॉमिस्ड, उनको भी आपने इनॉग्रेशन स्टेज पे देखा। इनफैक्ट इनॉग्रेशन स्टेज का बताया जाता है कि उसकी जो फंड रेजिंग थी इनॉग्रेशन की, वो $250 मिलियन दैट्स अ रिकॉर्ड, जो कि ट्रम्प की वजह से स्टेज पे या स्टेज को फंड करने के लिए आया। तो ये फ़र्क है कि ट्रम्प के जो दोस्त हैं वो एक तो ट्रू मानों में उनके दोस्त भी दिखाई देते हैं, इन द सेंस दैट दे हैव सपोर्टेड हिम, बट ऑल्सो वो अपने राइट में
बहुत बड़ी अथॉरिटीज़ हैं अपने अपने फील्ड में, तो शायद बाकी दुनिया के लिए इतना अच्छा ना हो, लेकिन ग्लोबल डोमिनेशन की अगर ख्वाहिश कोई रखता है, कोई मुल्क या कोई प्रेसिडेंट, तो उसकी इससे बेहतर कंपनी हो नहीं सकती। यही कंसर्न्स हैं बाकी दुनिया के कि ये जो ओलिगार्की आ रही है ये कोई आम ओलिगार्की नहीं है, ये हमारे हार्ट्स एंड माइंड्स को भी कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं, और आने वाले सालों में यकीनन इनकी ये पावर बढ़ेगी। अगर ट्रंप की सपोर्ट रही तो ये एक टेक डोमिनेशन तो विल स्वीप द वर्ल्ड। द अदर ह्यूज डिफरेंस इज़ कि आपने देखा इलॉन मस्क की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बल्कि थ्रू द कैंपेन हमने इलॉन मस्क की ट्वीट्स और प्रेजेंस ज़्यादा शायद देखी ट्रंप की बनिस्बत। लेकिन ट्रंप को आपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी और इनॉग्रेशन के वक्त भी कहीं भी इनसिक्योर नहीं पाया कि लाइमलाइट मेरी कोई और ना ले जाए। स्टेज उन्होंने शेयर किया, अपने बेटे को भी क्रेडिट दिया, अपनी बीवी को भी क्रेडिट दिया, उनको भी अप्रिशिएट किया, लेकिन साथ ही साथ इलॉन मस्क को कितना शेयर अपनी लाइमलाइट का दिया और बहुत हैप्पीली दिया। दिस इज़ द डिफरेंस। बट द मेन डिफरेंस इज़ कि हम बात करते हैं, और मैं कई दफ़ा ये व्लॉग्स में बात करती रही हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता है वो अब डिक्टेटरशिप है, इन द सेंस कि वो बैक पे वो मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। आगे कोई प्रेसिडेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर होता है जिसको इन्वर्टेड टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं। ये एक बहुत interesting concept है for political science students, and I've talked about it countless times in my vlogs and my interviews. Inverted totalitarianism opposite है एक डिक्टेटर के, जैसे कि हिटलर या मुसोलिनी। ये एक ऐसी सेटअप है जहाँ कॉर्पोरेट इंटरेस्ट आपको पीछे से सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली आपको डिक्टेट कर रहे होते हैं और आप एक सिर्फ पपेट होते हैं उनका। यहाँ स्लाइट डिफरेंस है। यहाँ ये टेक के जो ओलिगार्क्स हैं, वहाँ आपको एक ओलिगार्की से ज़्यादा एक ब्रो कोड या ब्रोमैंस ज़्यादा नज़र आता है, या बॉयज़ नेटवर्क नज़र आता है। लेकिन फ़र्क ये है कि ट्रंप did not need them as much as they need Trump. क्यों? कि जिस तरह ट्रंप अपनी जेल सेंटेंस से इस वजह से बच गए हैं क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, इसी तरह से ये टेक जायंट्स जो हैं इनके ऊपर उनकी लोकल जो इदारे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने वाले थे कि इनकी जो मोनोपोली है, इनका जो कंट्रोल है, ये जिस तरीके से किसी को सेंसर कर सकते हैं और किसी को फ्रीडम दे सकते हैं, उसको लिमिट किया जाए। वहाँ के जो वॉच डॉग्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहते हैं और कुछ एक्शंस तवक्को किए जा रहे हैं अप्रैल में भी। सो फेसबुक या मेटा आप इसको कहें, एंड ऑफ कोर्स इलॉन मस्क एज वेल, इस किस्म की उनके ऊपर ये एक्शंस का रिस्क रहेगा। और जाहिर है कि अगर वो इस प्रेसिडेंशियल कैंपेन को सपोर्ट करते हैं, इस प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया है, तो प्रेसिडेंट से ये टेक जायंट्स तवक्को करते हैं कि वो भी उनके ऊपर कुछ रहम दिली और कहीं उनको प्रोटेक्ट करे और उनको कोई लिबर्टी कंटिन्यू करने की इजाज़त हो, कोई लिबर्टीज़ दी जाए या मज़ीद लिबर्टीज़ दी जाएं या एग्जिस्टिंग लिबर्टीज़ को स्टेबल रखा जाए। तो इन अ वे दिस इज़ नॉट द पावर ऑफ द ओलिगार्क्स और द टेक जायंट सपोर्टिंग, बट कि पावर ट्रंप की है कि दैट इज़ व्हाट दे एक्सपेक्टेड। दिस इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान या पीटीआई का जो माजी है, पीटीआई का जो हाल है और पीटीआई का जो मुकद्दर है। यहाँ पावर से बात नहीं की जा रही, बल्कि एक बड़ी वीक पोजीशन है। वीक पोजीशन में 2018 में आए, वीक पोजीशन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाए गए और उसके बाद वो पावर बिल्कुल उनके हाथ में नहीं है। एंड द फाइनल डिफरेंस ऑफ कोर्स इज़ कि ट्रंप इज़ अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन जिसने पहले भी नंबर क्रंचिंग की और आया,
और उसके बाद भी बड़ी इंटेलिजेंटली खेल के आया। दिस इंटेलिजेंस पीटीआई में नज़र नहीं आती, इसलिए क्योंकि आपने 25 साल या 27 साल या 22 साल जो कुछ भी आप कहें अपनी जद्दोजहद के बाद क्या किया, हार्डली 2-3 साल भी पूरे नहीं निकाल सके, और आपने बहुत ही वीक और अजीब अजीब किस्म के सीएम्स लगाए, जब भी लगाए, चाहे वो बुज़दार हो या अभी वाला सीएम हो, नॉट ग्रेट चॉइसेस। बट ट्रम्प की इंटेलिजेंस ये है कि वो एक बार भी स्ट्रॉन्ग तरीके से आया, दोबारा भी उसने बड़ा सख्त मुकाबला किया, और ये कंसेक्यूटिव टर्म में नहीं आया। ये पहली एक और भी रिकॉर्ड सेट किया कि जनाब एक टर्म छोड़ के दोबारा आया एंड केम बैक स्ट्रॉन्गर, वेयर एक्चुअली ही इज़ स्टिल नॉट द चॉइस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन द पावर इज़ रियल, एंड दैट इज़ माई फ्रेंड गुड बिजनेस, good number crunching, intelligence, diplomacy, and clever maneuvering. Exactly opposite of what the PTI chairperson and the PTI leadership has been doing, because उन्होंने flaw upon flaw, flawed policy, उस वक्त भी बीच में भी इतना ज़्यादा अपने को तकलीफ़, अपने फॉलोअर्स को तकलीफ़, अपनी टॉप टीयर को तकलीफ़, लोगों के ऊपर इतने पर्चे, इतनी ज़्यादा अपहीवल एंड डिस्ट्रेस कॉज किया, और मिला क्या, उससे ज़्यादा तो जरदारी साहब सक्सेसफुल रहे। पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, 2 बार प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो जो अपने लिए ही पॉलिटिक्स ना कर सके, जो अपने लिए ही कुछ हासिल ना कर सके, अपनी पीटीआई अपनी पार्टी के लिए कुछ हासिल ना कर सके, अपनी फैमिली ही को अनसेफ कर जाए और उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर डाले, और फिर वीक और पावरलेस हो जाए, तो उसमें क्या सिमिलैरिटी है? सिर्फ लबो लहजे की है, और वो बड़े मर्दों में होती है। कोई भी मर्द पावर में आएगा तो वो शायद एंटी वुमन ही हो, और जो भी वल्नरेबल होगा, जो भी ट्रांसजेंडर होगा, या कोई वल्नरेबल माइनॉरिटी होगी, या माइग्रेंट होगा, रेफ्यूजी होगा, उसके ऊपर तो हर कोई शेयर होता है। ये कोई सिमिलैरिटी नहीं है। सो लर्न फ्रॉम नाउ द स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट पावरफुल मैन in the world politics. Still time to learn.